जय हिंद साथियों, मैं विक्रम कुमार BY ट्यूटोरियल अड्डा पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, क्योंकि हम लोग बलबन को पढ़ चुके थे। देखते हैं खिलजी वंश कौन था। अभी भी इतिहासकारों में ये मतभेद है खिलजी वंश कौन था, ठीक है। लेकिन जो माना गया है उसे तुर्क माना गया है, यानी कि खिलजी वंश को क्या माना गया है, तुर्क माना गया है। देखते हैं खिलजी वंश का शासन काल था 1290 से 1320 ईस्वी तक। 1290 से 1320 ईस्वी तक, मात्र 30 साल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम शासन किस वंश का था, खिलजी वंश का, ठीक है। देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। तो देखते हैं कि बलबन के बाद उसके बाद क्यूमर्स आया। तो 3.5 वर्ष का क्यूमर्स गद्दी पे बैठता है, जिसका संरक्षक कौन बनता है, फिरोज मलिक कौन था। तो देखते हैं कि उसका संरक्षक फिरोज मलिक बनता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, तरकस के हाथों क्यूमर्स को यमुना नदी में फेंकवा दिया और स्वयं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से राज्याभिषेक कराया, गद्दी पे बैठा। यानी कि क्यूमर्स को तरकेश के हाथों यमुना नदी में फेंकवा देने के बाद इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से खिलजी वंश का स्थापना की। उस कहा जाता है 1290 में जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की। उस टाइम इसकी उम्र 70 वर्ष हो चुके थे, ठीक है। यह इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में अपना पताका फहराया। इससे पहले कोई ऐसा उत्तर भारत का शासक नहीं था जो दक्षिण भारत के अभियान किया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। कहाँ पे, देवगिरी पे। वहां का शासक कौन था, यादव वंश का शासक था रामचंद्र देव। कब भेजा था, 1296 ईस्वी में देवगिरी के अभियान पे भेजा था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। कौन था वो, उसका भतीजा था। बाद में जलालुद्दीन खिलजी की बेटी मेहरून की विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया गया। तो जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी के अभियान पे गया था तो वहां से अपार धन संपत्ति लूट के आए, जिसकी वजह से उसकी इच्छा हो गई कि अब हम शासन करेंगे। तो जब वो धन संपत्ति लेके वापस आए तो उसी धन संपत्ति को लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चलकर इलाहाबाद आए और वहां पे धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या ससुर का क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि अभी जलालुद्दीन खिलजी के सर से खून टपक ही रहा था कि उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने राज्याभिषेक कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुल्तान के सर से खून टपकते ही थे और राज्याभिषेक किस शासक ने कराया, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और उन्होंने फिर अपना शासन चलाया। तो देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था 1296 से 1216। 1296 क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कि 1296 में ही पहला उत्तर भारत का शासक जलालुद्दीन के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पे अभियान चलाया, विंध्य पर्वत को पार करके। देवगिरी में किस वंश का शासन था वहां पे, यादव वंश का। और उसका राजा कौन था, रामचंद्र देव। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम या असली नाम था उसका अली गुरसर। उसका क्या असली नाम था? अली गुरसर। वो जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था, क्योंकि अलाउद्दीन का पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसका जो बचपन का पालन पोषण हुआ वो जलालुद्दीन के नेतृत्व में ही हुआ। देखते हैं उन्होंने, क्योंकि इन्होंने सुल्तान को मार के राजगद्दी हासिल की, तो इसके समय बहुत सारे विद्रोह उत्पन्न होने लगे, क्योंकि ये तो उत्तराधिकारी थे नहीं। इन्होंने सुल्तान को की हत्या करके और गद्दी पे आसीन हुए थे, तो इनके बहुत सारे विद्रोह थे। उस विद्रोह को झेल के शासन व्यवस्था करना था, तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे कठोर कदम उठाए, जिसकी वजह से कि प्रदेश में विद्रोह ना हो और अपना शासन व्यवस्था अस्थायी रूप से चले। तो इन्होंने उसके लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। देखते हैं उन 4 अध्यादेश कौन कौन से थे। ठीक है, तो दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि ले ली गई। देखिए कि पहले जो थे ब्राह्मण लोग जो थे, चौधरी लोग जो थे, उनको दान में भूमि दिया जाता था, उसके वजह से वो लोग कर वसूलते थे। ठीक है, किसी को पेंशन दिया जाता था, तो वो लोग धीरे धीरे अमीर हो जा रहे थे और विद्रोह करते थे, क्योंकि किसी को दान में एक जगह का भूमि दे दिया तो वो वहां का शासक बनना चाहता था। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, वो सारी भूमि को वापस ले लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। एक उन्होंने गुप्तचर विभाग बनाया, जिससे उन्हें ये पता चले कि हमारे साम्राज्य में, हमारे विरोध में कहाँ पे लोग कौन सी बात कर रही है, तो वो लोगों को पता ना चले कि ये हमारे पीछे लगा है, लेकिन उन्हें किसे? खिलजी को पता चले कि हमारे विरोधी कौन कौन से हमारे राज्य में क्या है और कौन कौन से अमीर लोग, सरदार लोग हमारे विरोध में कूटनीतिक रणनीति कर रहे हैं। तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक गुप्तचर विभाग का गठन किया। फिर देखते हैं उन्होंने शराब और धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और क्या किया? अमीरों, सरदारों, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते थे, अमीर लोग थे, सरदार लोग थे, उसके यहाँ कोई फंक्शन होता था, कोई दावत होती थी, तो लोग एक दूसरे से यहाँ जाते थे, वहां मिलते थे और अपने शासक के विरुद्ध क्या करते थे? कूटनीतिक राजनीतिक करते थे। तो इससे क्या होता था? विद्रोह होने की संभावना ज्यादा रहता था। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया कि अमीरों और सरदारों के यहाँ जो दावतें होती थी उनको बंद करवा दिया। अमीरों के यहाँ, सरदारों के यहाँ जो शादी विवाह होती थी, कोई फंक्शन होता था, उस सबको बंद करवा दिया। वो इसलिए करवाया था कि वो लोग एक दूसरे से मिल ना पाए। जब मिलेगा नहीं तो एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी तो कोई राजनीतिक कूटनीतिक शासक के विरुद्ध में नहीं होगा, जिससे विद्रोह कम होंगे या फिर नहीं भी होंगे और शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से चलेंगे। फिर देखते हैं हिंदुओं को कठोर नीति के तहत क्या बना दिया उन्होंने? निर्धन बना दिया, ताकि वह विद्रोह ना कर सके। निर्धन कैसे बना? उसे कर लेने लगे, हाँ, भूमि वापस ले लिया, पेंशन जो दे रहे थे वो सब नहीं देने लगे, तो वो निर्धन होंगे ही, और निर्धन होंगे वो विद्रोह नहीं कर पाएंगे। फिर देखते हैं उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए या फिर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपनी सत्ता को अस्थायी रूप से चलाने के लिए उन्होंने कुछ सैनिक सुधार भी किए। तो देखते हैं उन्होंने सैनिक सुधार क्या किया। उन्होंने सैनिक सुधार किया, उन्होंने एक अस्थायी सेना का गठन कर दिया। पहले होता क्या था, कोई अस्थायी सेना नहीं था। जब युद्ध होता था तो सेना तैयार कर लिया जाता था, उसके बाद उसे भंग कर दिया जाता था, उसे कोई वेतन भत्ता नहीं दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? एक अस्थायी सेना का गठन किया और उन्हें नगद वेतन देना शुरू किया। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं कि अस्थायी सेना का गठन किसने किया है या फिर नगद वेतन शुरू किसने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं कि सैनिकों की हुलिया लिखना और घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की। अब देखते हैं कि पहले जो था युद्ध हमेशा नहीं था,
हाँ, सैनिक भी अस्थायी थे, कभी ये आते थे कभी वो आते थे। तो मेरा सैनिक कौन सा है युद्ध में, उसे भी पहचानने में दिक्कत होती थी। तो या फिर कोई सैनिक इधर का सैनिक अपने विरोधियों में मिल के कुछ कूटनीतिक ना करे, इसलिए उन्होंने अपने सैनिक को पहचानने के लिए क्या किया, सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू कर दिया था कि उसके पास एक रिकॉर्ड हो मेरा कितना सैनिक है, कौन कौन से मेरा सैनिक है। और अपने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, एक मोहर बनवाया और उसे लाल करके घोड़ों को दाग दिया जाता था ताकि पहचान रही ये मेरा है, मेरा सैनिक है, मेरा घोड़ा है, मेरे सैनिकों का घोड़ा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सैनिक सुधार ये किया। इसके बाद देखते हैं उन्होंने कुछ राजत्व सिद्धांत लागू किया। ठीक है, तो उसका राजत्व सिद्धांत क्या था? राजत्व सिद्धांत मतलब उन्होंने अपना राजा का जो नैतिक काम था, किस आधार पर उन्होंने अपना काम किया, वो चीज इन्होंने क्या अपनाया। इन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांत पे शासन नहीं किया। इन्होंने इस्लाम धर्म जैसे इस्लाम लोग शासन किए पहले, उससे इन्होंने वैसा शासन नहीं किया। इन्होंने इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं किया। इन्होंने किसी भी खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और यहाँ तक कि इन्होंने एक निरंकुशता का शासन अपनाया, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने सुल्तान को मार के गद्दी हासिल की थी। तो इसके बहुत सारे विरोधी थे, जब तक ये निरंकुश नहीं होते तो ये सत्ता नहीं कर पाते। इसलिए इन्होंने बलबन के सिद्धांत को लोह एवं रक्त नीति का पालन किया और बलबन के सिद्धांत पे ही निरंकुशता का सिद्धांत लेके इन्होंने शासन किया। फिर देखते हैं उसका कुछ राजस्व सिद्धांत क्या था या फिर कर व्यवस्था क्या था। अब देखिए, चूंकि अपना साम्राज्य है, साम्राज्य कैसे चलेगा, उसके लिए तो कुछ पूंजी चाहिए, कुछ पैसे की जरूरत है। तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो आम जनताओं से कर के रूप में पैसे आएंगे। तो इन्होंने क्या किया, कर की दर को निर्धारित किया। देखते हैं, इन्होंने मंगलों को मुकाबला करने और साम्राज्य को मजबूत करने के लिए क्या किया, कर में वृद्धि कर दी और 2 नए कर भी लगाए। 2 नए कर क्या थे, अब चराई कर, जहाँ पशुओं को का चारागाह होता था, जहाँ लोग पशुओं को चराते थे, इन्होंने उस पे भी कर लगा दिया। और जो लोग रहते थे मकानों में, इन्होंने क्या किया, मकान कर या फिर आवास कर इन्होंने लगा दिया। आवास पे भी इन्होंने कर लगा दिया और चारागाह पर भी इन्होंने कर लगा दिया। फिर देखते हैं, इन्होंने भूमि की माप करा के लगान वसूला। ये पहला शासक था, ये पहला शासक था जिसने भूमि को माप करके उस पे कर लगाया। वैसे नहीं बोल दिए इतना कर नहीं, इन्होंने भूमि को मापा, उसके बाद उस पे कर लगाया। और कर का जो निर्धारण किया था वो क्या था, लगान का 1/2 निर्धारित किया इन्होंने लगान को। ठीक है, और राजस्व एकत्रित करने के लिए अब देखिए इन्होंने कर लगा दिया, चारागाह पे भी कर लगाया, मकान पर भी कर लगा दिया, भूमि पर भी नाप के कर लगाया। तो उस सबको राजा तो एकत्रित करने जाएगा नहीं, उसके लिए तो कोई चाहिए ना। तो उसके लिए उसको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक विभाग की स्थापना किया जिसको मुस्तकराज कहा जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, दीवाने मुस्तकराज। एक पृथक विभाग था जिन्होंने राजस्व को एकत्रित करता था। उसका क्या मुख्य काम था, राजस्व को एकत्रित करना। पूछा जाता है दीवाने मुस्तकराज क्या था, तो क्या बोलेंगे, दीवाने ए मुस्तकराज क्या था, ये एक राजस्व एकत्रित करने का विभाग था। फिर देखते हैं इसका बाजार व्यवस्था। इन्होंने बाजार को किस तरह से नियंत्रित किया। देखिए, माप तौल में बेईमानी को रोका। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, माप तौल में बेईमानी को रोका। कहा जाता है कि जो भी बेईमानी करता था, जितना वजन का बेईमानी करता था, जितना वजन का बेईमानी करता था, उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। इतना कठोर इसका नियम था, समझिए कि जितना ग्राम वो बेईमानी करेगा मापने में, उतना ग्राम उनके शरीर से मांस उसी समय
काट लिया जाता था, जिसके वजह से कोई बेईमानी नहीं करता था। तो इन्होंने बेईमानी को रोका। उसके बाद मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। जो मूल्य का नियंत्रण था, ये नहीं कि अपने मन से जितना जो वस्तु का मूल्य हुआ वो हम लोग ने रख दिया। तो मूल्य को, वस्तु का मूल्य को इसने क्या किया, एक नियंत्रित किया और दृढ़ता के साथ कोई धोखा ना कर सके इन्होंने लागू किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका एक खाद्यान्न बाजार था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाद्य सामग्री का बिक्री होता था। उसके बाद निर्मित वस्तुओं का बाजार था, जहाँ पे वस्तु को लोगों ने बना के उसे बेचता था, तो वहाँ पे निर्मित वस्तुओं का बाजार लगता था। उसके बाद देखते हैं दैनिक बाजार, जो डेली लगता था बाजार। ठीक है, उसके बाद है पशु या गुलाम का बाजार, यानी कि पशु बिकता था, गुलाम यानी कि दास जिसको लोग खरीदते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी खरीदा है। गुजरात में मलिक कफूर को खरीदा था ना, तो पहले गुलाम का भी दास लगता था, तो उसके लिए भी एक अलग बाजार की व्यवस्था की थी इन्होंने। देखते हैं कि उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करना, यानी कि ये द्वितीय सिकंदर कहना चाहता था। इसका क्या था, सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर और नवीन धर्म की स्थापना करना। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य, सिकंदर सानी और नवीन धर्म की स्थापना। विस्तार देखते हैं, अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक किया था। तो इन्होंने गुजरात, बंगाल, रणथंबोर, चित्तौड़, दक्षिण भारत पर अभियान इन्होंने चलाया। देखिए, जब ये गुजरात के अभियान पर थे तो वहां पे इन्होंने मलिक काफूर को खरीदा था, क्योंकि पहले गुलाम का भी बाजार लगता था। तो इन्होंने मलिक काफूर को भी इससे पहले किसी ने खरीदा था, तो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि गुजरात के अभियान पे अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर मिला और इन्होंने 1000 में मलिक काफूर को खरीदा, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन अब पूछता है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, मलिक काफूर को। और मलिक काफूर एक बहुत ही सुयोग्य सेनापति थे, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और मलिक काफूर एक हिजड़ा था। तो देखते हैं कि मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी। देखते हैं, जब ये चित्तौड़ के अभियान पे था तो कहा जाता है कि चित्तौड़ का अभियान इनके लिए एकमात्र उद्देश्य क्या था, रानी पद्मावती को प्राप्त करना। चित्तौड़ पे आक्रमण का उद्देश्य क्या था, चित्तौड़ पे अभियान का उद्देश्य अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। देखते हैं कि चित्तौड़ के अभियान के समय ही दिल्ली पे मंगलों ने आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि चित्तौड़ को अभियान को अधूरा छोड़ के ये दिल्ली आए मंगोलों से निपटने के लिए। फिर मंगोलों से निपटने के बाद इन्होंने फिर जाके चित्तौड़ पे आक्रमण किया। ठीक है, देखते हैं गुजरात में उसे क्या मिला, मलिक काफूर मिला, जिसे क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी। सेनापति जफर खां, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेनापति जफर खां मारा गया था, युद्ध में ही वो मारा गया था। कौन से युद्ध था हो रहा था, वो युद्ध मंगोलों से हो रहा था। कौन था सेनापति, जफर खां। जफर खां क्या हुआ, मंगोलों से युद्ध में ही मारा गया। ठीक है, फिर रानी पद्मावती को आधार बनाकर मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, जिसी के आधार पे पद्मावत मूवी भी आई थी। ठीक है, तो किन्होंने, मलिक मोहम्मद जायसी ने किसको, रानी पद्मिनी को आधार बना के पद्मावत लिखा। कब लिखा, 1540 ईस्वी में। रानी पद्मिनी जो थी वो राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रानी पद्मिनी, ठीक है, कि पति का नाम क्या था, राणा रतन सिंह।
दक्षिण भारत पर अभियान मलिक कफूर ने किया। मलिक कफूर कौन था? 1000 दिनारी जिसे कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसे गुजरात में 1000 में किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। ठीक है, 1307 में किया था। वहां का राजा कौन था? रामचंद्र देव। किस वंश का था ये राजा? यादव वंश का। ठीक है, और इसी के समय में मंगलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ। इसके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। ठीक है, अमीर खुसरो जैसे विद्वान रहते थे। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, जिसे तोताए हिंद कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कौन आया? मुबारक शाह, जो 1316 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खान, जो 1320 ईस्वी। ये दोनों एक अयोग्य शासक थे, जिसके वजह से इसका कार्यकाल उतना नहीं चल पाए। इन्होंने अपने काल में कुछ नहीं किया। ये एक अयोग्य शासक के रूप में हुए, इसीलिए इसको पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से इतना ही काफी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप बार बार रिवीजन करें, बुक्स पढ़ें, नोट्स तैयार करें, आपका प्रिपरेशन इससे भी बेहतर होगा। आप नोट्स करें, नोट्स बनाएं स्क्रीनशॉट लेके। तो ये हमारा नसरुद्दीन खुसरो का ये कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक। और खिलजी कौन था? ये इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन मान्य मत क्या है कि खिलजी एक तुर्क था। तो इसके बाद देखते हैं खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। तो देखते हैं हम लोग तुगलक वंश के बारे में, किसने स्थापना किया। ठीक है, क्या किया? तो देखिए तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक था। हालांकि 1398 में कुछ इधर उधर पलट हुआ था। पलट क्या होगा? इन्होंने उसमें तैमूर ने आक्रमण किया था, इस वजह से थोड़ा शासन व्यवस्था इधर उधर हो गया था। तो 1398 में भी कुछ यहाँ पे दिक्कत थी, लेकिन मान जो हो गया 1320 से 1414 तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो तुगलक वंश का प्रथम शासक था, या फिर तुगलक वंश का कौन था? संस्थापक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और ये किस नाम से साबित हुआ? गाजी मलिक भी किसे कहा जाता था? गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जो अलाउद्दीन ने सैन्य व्यवस्था को अपनाया था, उससे ही इन्होंने लागू रखा और अपने शासन व्यवस्था को चलाना शुरू किया। लेकिन और इन्होंने बदलाव क्या किया? बदलाव यही किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह ना हो, इसके वजह से अमीरों से, सरदारों से भूमि को वापस ले लिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? उस भूमि को फिर अमीरों में बांट दिया। अमीरों को फिर वो इन्होंने वापस दे दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसको क्या कहता था? गाजी मलिक। फिर देखते हैं कि उसने 29 अवसरों पर मंगलों से संघर्ष किया और भारत से उसे बाहर रखा। यानी कि 29 बार मंगलों ने इस पे आक्रमण किया और इन्होंने उसको पछाड़ दिया। इन्होंने किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? मंगलों को भारत अंदर घुसने नहीं दिया, उसे भारत से बाहर ही रखा। वो प्रथम सुल्तान शासक था जिसने, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। वो प्रथम सुल्तान शासक था जिन्होंने क्या किया? भूमि की सिंचाई के लिए नहरों को बनवाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमि की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर देखेंगे नहर शाही किसे कहा जाता है, सबसे अधिक नहर किसने बनवाया? वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जो इसी तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, तो हम लोग ने आज देखा खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसके राजत्व सिद्धांत, सैनिक व्यवस्था, बाजार नियंत्रण। ठीक है, उसके बाद हम लोग तुगलक वंश के एक शासक किसको देगा? गयासुद्दीन तुगलक को। उसके बाद अगले वीडियो में
आप लोग के लिए लेके आएंगे किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, जो इतिहास में कहा जाता है कि मुगल वंश में एक महान शासक अकबर और दिल्ली सल्तनत में एक महान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो हम लोग पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि उन्होंने शासन व्यवस्था कैसे किया और अपने शासन व्यवस्था को कैसे चलाया मजबूती से और महान शासक कैसे कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।